जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियाँ। और अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पाँवों की बेड़ियाँ नहीं पायल है लड़कियाँ। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मारवाड़ एक्सप्रेस अपने बहुत सारे वीडियो की अलग अलग कैटेगरी में खासकर एजुकेशनल चीज़ों को हम लोग वरीयता देके आप लोगों को दिखाते हैं। इन दिनों 2023 का राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया। आरएस का एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, पूरे प्रदेश भर का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। उसके रिजल्ट में बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि जो रियलिस्टिक एस्पिरेंट होते हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम के पूरे तीनों चरण को, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उनको फेस आउट किया हो और किस तरह से स्ट्रगल करके उन्होंने मेन रैंक के अंदर अपनी जो है सीट को पुख्ता किया हो, किस तरह से उन लोगों ने तैयारी की, किन सोर्स से उन्होंने पढ़ाई की, किस जगह रहकर उन्होंने पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हो जाती है इस तैयारी के फील्ड के अंदर। तो नीतू जी हमारे बीच में है। आपकी 987वीं रैंक है और बहुत संघर्षशील कहानी होती है, खासकर जब महिला वर्ग तैयारी करती है तो बहुत सारे अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आइए एक महिला कैंडिडेट से हम बातचीत करके जानते हैं कि किस तरह उनका आरएस का संघर्ष था। मैडम, थैंक यू, आपने समय निकाला मारवाड़ एक्सप्रेस से बातचीत। थैंक यू सो मच। मैडम, पहले ही अगर अपन आरएस की या उन सारी चीज़ों पे बातचीत करें, उससे पहले मैं बड़ा इन जनरली ये जानना चाहूँगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके फादर साहब वगैरह क्या करते हैं और किस तरह सिविल सर्विसेज की तरह आपने तैयारी शुरू की? जी सर, मैं गढ़निया गांव से रहने वाली हूँ, जेतारन तहसील के। और मेरे फादर साहब जो है वो टीचर हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर पाली से की है और उसके बाद मैंने कॉलेज अजमेर से किया था। उसी के बाद साथ साथ मैं आरएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी। अच्छा, एकेडमिक्स में क्या विषय थे आपके? सर मेरे 12th में साइंस बायो है। बायोलॉजी था। जी सर। और बायो से फिर सिविल सेवा, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना, कैसे ये स्विंग किस तरह हुआ? सर ये मेरे पापा जी ने एक दिमाग में ऐसे डाला था कि तेरे को आरएस बनना है, क्योंकि हमारा वाला एरिया जो है इसमें एक भी सिविल सर्वेंट तो है ही नहीं। मतलब कि डॉक्टर और इंजीनियर तो फिर भी हमारे गांव में मिल जाएंगे, लेकिन इस सर्विसेज में कोई भी नहीं है। तो पापा जी ने बोला कि एक लड़की होने के नाते तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट गाँव की फर्स्ट लड़की बनना है। फर्स्ट लड़की क्या, मतलब कि पूरे गाँव में ही फर्स्ट आरएस बनना है तेरे को। तो तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उसके। तो नीतू जी, जब सिविल सर्विसेज की तरफ आप आए तो शुरुआती रूप में जब आपने चीज़ें देखी, समझी कि इसके 3-4 चरण होते हैं, लंबी परीक्षा है, एक समय लेती है और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो कहाँ से सोर्स वगैरह आपने कलेक्ट किए, किस तरह कोई कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन करी, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? जी सर, मैंने कॉलेज के साथ ही कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि इसके बारे में ना तो हमारे फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड से है और ना ही हमारे पूरे गांव में कोई है। तो और नहीं मेरे जानकार ऐसे कोई थे जो इस सर्विसेज में थे, तो मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो फिर थोड़ा तो यूट्यूब से हेल्प ली, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। उससे कोचिंग से फाउंडेशन कोर्स 1-1.5 साल लगा था फाउंडेशन कोर्स में। उसी के साथ साथ उनके टीचर्स वगैरह गाइड करते रहते थे, हमको बताते रहते थे, और जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हुआ है। अच्छा, अपन रीवा पीजी के यहाँ बैठे हुए हैं, गौतम जी है, उपमी चंद जी है और बहुत सुंदर सा पीजी है। इस पीजी का क्या योगदान रहा? खास रूप से बहुत सारी बहनें मैंने अभी देखा अंदर तैयारी कर रही है और हमारे जेतारन शहर में ये इस तरह का पहला ऐसा एंटरप्रेन्योरिक तरीके से डाला हुआ पीजी और गेस्ट हाउस टाइप है। इसकी क्या महत्वता रही आपकी पूरी तैयारी में? जी सर, मैं प्री के टाइम में इस पीजी में 2 मंथ्स रही थी। अच्छा। एंड पीक टाइम था तब। और जैसा कि मैं बताऊं तो अंकल जी का बिहेवियर बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और खाना क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं पे भी रहने में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खाने में उनका एडजस्टमेंट होना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हर जगह से पेरेंट्स भी यही चीज़ देखते हैं कि रहने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि अंकल जी का बिहेवियर है, मतलब एकदम अपने घर के बच्चे होते हैं वैसे रखते हैं सबको। तो मेरा अंकल जी का बिहेवियर है, इनका साथ बातचीत करना, वो सब मेरे को फ्रेंडली और एकदम घर जैसा माहौल मिला है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं हॉस्टल रह रही हूँ या फिर घर से बाहर रह रही हूँ। और उसी के साथ में जस्ट नीचे लाइब्रेरी और है, तो वो माहौल की जस्ट पास में है, कोई दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पीजी के अंदर ही लाइब्रेरी है। तो आप अपना जब मन चाहे, जब थोड़ी देर आके सो जाओ, जब आपको थोड़ा लगे रिलैक्स करना है तो फिर आप आके सो सकते हो, वापस जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे। कितने टाइम से पीजी में रह रहे हैं आप? सर मैं तो ऐसे बताऊं तो मैं 6th क्लास से ही हॉस्टल में हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी हमेशा ही पीजी में ही रही हूँ अब तक, जब तक मेरी अच्छा, इस पीजी में कितना टाइम हो गया? इसमें 2 महीने रही थी। अच्छा नीतू जी, ये बताइए, सिविल सेवा की जब आपने तैयारी करी, 3 चरण जब ये है, प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस होते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जो प्रीलिम्स से इतर होते हैं, खासकर जो छोटे विषय है 20-20 नंबर के, जो अलग अलग अकाउंट्स है, स्पोर्ट्स है, ये सब है। ये सब तैयारी का मार्गदर्शन कहाँ से लिया आपने?
सो जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, और उस किस अप्रोच से करना वो भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो टेस्ट सीरीज मैंने मेरी बहुत हेल्प करी इसके अंदर, और मैंने सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो करंट अफेयर्स। कौन सी कोचिंग से आपने करा था? सर मैंने स्प्रिंग बोर्ड फाउंडेशन कोर्स था मेरा, ऑनलाइन बैच था। अच्छा जी सर। अच्छा, ऑनलाइन ही पढ़ाई करी हाँ, आपने? सारी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन। आप जयपुर नहीं गए? जयपुर गई, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए गई। अच्छा। बाकी कोर्स मेरा ऑनलाइन। ऑनलाइन करा। अच्छा, ये ऑनलाइन भी आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन के नाम पर अक्सर कोचिंगों में ये भ्रम होता है कि लोग सिर्फ डोनेशन दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मगर आप देख सकते हैं नीतू जी ने लगभग पूरा फाउंडेशन का कोर्स और आरएस का कोर्स अपने आप में एक समय बाधक होता है, एक बहुत लंबी तैयारी है। आपको कई सारे विषयों पर एक परंपरागत तरीके से पढ़ना पड़ता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आपने ये ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत अच्छा हमारे व्यूज को बताया। तो फिर आपका फाउंडेशन प्लस टेस्ट सीरीज से आपने तैयारियां की। अच्छा, इंटरव्यू जो होता है, हमने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देखे और बच्चों से बातचीत होती है तो कहते साहब बड़े उटपटांग से सवाल पूछते हैं कि सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियाँ कितनी थी, दीवारों के कलर क्या है, आधी शेप कटी हुई है। कैसा होता है माहौल, रियलिस्टिक इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है? जी सर, ऐसे क्वेश्चन मुझे तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे बताते हैं कि क्योंकि वो इससे वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चा अवेयर कितना है, कि आप हर चीज़ से अवेयर होने चाहिए। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपको अपने मतलब कि 360 डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो हर जगह आप अवेयर रहो। इसलिए वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पूछा गया था। लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत मतलब अच्छा, कुछ सवाल बताइए जनरल से हमारे लोगों को क्या क्या पूछते हैं वो। जी सर, जैसे कि मेरा इंटरव्यू 36 मिनट चला था। अच्छा। और मेरा सेवेंथ कैंडिडेट थी, सबसे लास्ट कैंडिडेट थी वहाँ पे इंटरव्यू में। तो वहाँ पे जाके वो बहुत लाइट माहौल होता है, जैसा मॉक में भी माहौल होता है उससे भी लाइट माहौल होता है ये वाला। और उसमें बस मुझे मेरा बैकग्राउंड साइंस था और मेरे 10th में 9.2 CGPA थे, तो मुझे CGPA की डेफिनेशन मतलब कि पूछा कि CGPA क्या होते हैं, परसेंटाइल और CGPA में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद पूछा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो बताओ कि जो वीड होती है खेतों में, वो मतलब कि जो न्यूट्रिस्ट फीड कौन कौन सी होती है वो कौन कौन सी होती है, और पचकुटा क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से 5 तत्व होते हैं। उसके अलावा ये पूछा था कि जो सर्दियों में लड्डू बनाते हैं उसके अंदर कौन सा गोंद यूज़ करते हैं, मतलब कि जनरल क्वेश्चंस जो एक साइंस के बच्चे को आने चाहिए। मतलब बॉटनी का भी कह सकते हैं अपन की, बॉटनी के क्वेश्चंस मेनली पूछे गए थे। बाकी बहुत लाइट माहौल होता है, जैसा ब्रह्म बनाते कि इतना डरावना वैसा नहीं होता, वो बहुत ही मतलब कि लाइट फील अच्छा, होता है आपको। प्रथम बार में आरएस का एग्जाम निकाला, रैंक भले ऊपर नीचे हो, बट ये है कि प्रथम बार में निकालना। और आप कह रहे हो कि आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह, इनके अलावा बेसिक किताबों का जो है एनसीईआरटी आरबीसी की किताबें, इन सबको भी रेफर के रूप में लिया आपने? जी सर, लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं लिया था लेकिन लेनी जरूर चाहिए, क्योंकि अब मैं जब सेकंड अटेम्प्ट दूंगी तो मैं इनको रेफर में लूंगी, क्योंकि अभी आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है तो कोचिंग के नोट्स इनफ नहीं है और उसमें से क्वेश्चन आप ज़्यादा आ नहीं रहे, तो हमको मेनली बुक्स को रेफर करना चाहिए और बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अब मुझे उसकी अप्रोच पता चल गई कि किस टाइप से उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी। पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था इतना, तो हम सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे ही बेस्ड थे और टाइमिंग भी थोड़ा कम ही था उस टाइम। वैसे तो पोस्टपोन होने के बाद इनफ टाइम मिल गया था, लेकिन वो था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो जैसे है वैसे दे देते हैं, जितने अवेलेबल नोट्स वगैरह है, जितना सोर्स अवेलेबल है उससे कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़्यादा डाले नहीं करंट अफेयर्स के अलावा। तो लेकिन बुक्स को रेफर करना चाहिए, आरबीसी की बुक, एनसीईआरटी बुक, दोनों को। नीतू जी, एक महिला होने के नाते अपने घर परिवार को छोड़ना, और आप कह रही है कि वो पिछले 5-6 सालों से पीजी और अलग अलग जगह पढ़ी, आपने जयपुर भी जाके रहा, एक महिला होने के नाते क्या ज़्यादा संघर्ष होते हैं? हालांकि महिलाएं टॉप करती है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरएस हो, महिला होने के नाते खासकर बहुत चुनौतियां बढ़ जाती है। कई बार घर वाले भी पजेसिव हो जाते हैं, कई बार साइड का या सोशल जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों को डिमोरल कर लेता है। इन सब से कैसे आपने ओवरकम किया? जी सर, मेनली तो देखा जाए तो गांव, जैसे गांव बैकग्राउंड जो लोग आते हैं उनको ही दिक्कत आती है कि क्योंकि सोसाइटी ऐसी है ना कि लड़की है उसको कहाँ बाहर भेज रहे हो और वो कहाँ इतना दूर कहाँ जाएगी। जयपुर और जोधपुर के नाम सुनने से ही लोग ऐसे नॉर्मली नहीं जा पाते, तो रहने के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन उसके लिए अपने घर वालों का विश्वास होना चाहिए अपने अंदर, और मतलब कि ऐसे सेफ जगह देख के, और सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि बच्ची यहाँ पे सिक्योर रह रही है कि नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे इस पीजी जीवा पीजी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, हर जगह से लॉक लगे हुए हैं, अंकल जी यहीं पे सोते हैं रात को, वार्डन मैम प्लस रह रखी है, तो इसमें सिक्योरिटी का तो कोई इशू है नहीं यहाँ पे तो। और बाकी पीजी में भी देखा जाए तो मेरे पापा जी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी को प्लस खाने को देते हैं कि सब जगह से सिक्योर होना चाहिए बच्चा। और जैसे कि हर जगह रजिस्टर रखे हुए, बाहर जाओ तो आप एंट्री करके जाओ तो, और पेरेंट्स से बात करवा के जाओ तो पेरेंट्स को भी ध्यान रहेगा कि हमारा बच्चा सेफ है। नीतू जी, चलिए आखिर में आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपको मिल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, या दूसरी बहनें जो है दीदी, आपने कैसे प्रयास किया? हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस का भी देखने वाला एक बड़ा वर्ग और उनके पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जाए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सर मैं तो जो गर्ल्स पेरेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, वो मतलब कि वो बहुत अच्छा करेगी, उनको एक बार मौका तो दो, क्योंकि हमारे क्या गांव आसपास लोगों को मौका ही नहीं देते बच्चियों को। वो इंटेलिजेंट होती है, 12th करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल से या फिर जहाँ से भी करवाते हैं, उसके बाद उनको बोलते हुए ठीक है हो गया तुम्हारा, अब कॉलेज करना तो ओपन से कर लो, लेकिन मैं चाहती हूँ उनको चांस देना चाहिए, वो बहुत अच्छा करेगी। तो आप नीतू जी थे, पहली बार में आरएस बने हैं और 987 रैंक है। हम ईश्वर से कामना करते हैं आपको बहुत अच्छी आरटीएस और इससे भी ऊपर की सर्विसेज मिले, और आगे भी आप जब भी आरएस दे हम जरूर मिलने के लिए आएंगे। रीवा पीजी के हम बैठे हुए हैं, गौशाला रोड से हम जब जोधपुर की तरफ जाते हैं तो इस रास्ते के अंदर ये रीवा पीजी क्लासेस है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी के जस्ट पास में। बहुत सुंदर सी व्यवस्था है। जो भी खासकर पेरेंट्स है जिनको बच्चियों को लेकर कंसर्न होता है, ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए गर्ल्स का पीजी है, तो आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। ये नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।